अध्याय करना होगा। जो बच्चे टीआरई के लिए है, मतलब टीचर के लिए भर रहे हैं, टीआरई 4 आगे मुख्य रूप से उनका अगर टारगेट है कि एकदम पक्का निकले, तो एनसीईआरटी के साथ साथ बीटीबीसी के भी बुक जो लेसन चल रहा है साथ साथ चले, वो अपना साथ साथ उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि उस बुक से ही ज्यादा प्रश्न आपके पूछे जाए। हम अपने पढ़ाने के दौरान दोनों ही बुक को कवर लगभग कर रहे हैं, इसलिए ताकि जो है किसी तरह का किसी में रहे तो उससे क्वेश्चन पूरा हो जाए। सिर्फ 10th क्लास की अगर बात करें तो बीटीबीसी बुक में एक लेसन ऐसा है जो एनसीईआरटी में नहीं, और टीआरई वाले बच्चों को क्वेश्चन पूछेगा उसमें, तो वो लेसन है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो है वो एससीईआरटी में केवल है, बीटीबीसी में वो एनसीईआरटी में लेसन ही नहीं दिया, लेकिन टीआरई में इससे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी जो बच्चे ऑनलाइन में, तो उनको डायरेक्ट इसका बीटीबीसी वाला अलग से लेसन है, आपका एनसीईआरटी कोर्स में रखा है तो इसका वीडियो अलग से अपलोड हो जाएगा। ऑफलाइन में जो बच्चे अगर बीएड है टीआरई के लिए तो मिलेंगे, उनको भी ये चीज प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये बाकी टीचर के लिए नहीं होता, बहुत काम का सेशन है नहीं, वो केवल टीचर बैच के लिए जरूरी है। अब इसमें दूसरी बात है, जिन बच्चों का दरोगा का एग्जाम, तो बिहार दरोगा के लिए 9th और 10th इसी एनसीईआरटी से उनके प्रश्न पूछे जाए। इसमें अब एक दो लेसन और पढ़ना जरूरी है दरोगा के लिए, जो आपके ना 9th में है ना 10th में है, लेकिन उससे प्रश्न रहेंगे, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व, दोनों एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन फिर भी दरोगा में पूछा जाए। तो वो दरोगा बैच में विश्व का भूगोल में इधर का सेक्शन कुछ कम करेंगे, वो दोनों अलग से पढ़ा दिया जाएगा। एनसीईआरटी में कोई बच्चे ने मिशन लिया है तो उसमें रूटीन में जब रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उनको अलाउ मिल जाएगा, वो अपना कर लेंगे, वो अलग से उन दोनों को हम वहां कवर करेंगे। तो इसमें आपको केवल बता दिया कहां से क्या है, बाकी आपके अंदर एनसीईआरटी से कितनी अच्छी पकड़ है, कितना बढ़िया पेज ठीक किया हो, एक बार बढ़िया से पढ़ लोगे, फिर हम अपने साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ग्राउंड पे ले चलेंगे। अब इसमें बारी है अभी आज एनसीईआरटी 11th क्लास का, सबसे पकाऊ सेक्शन पे है, कारण इसमें विश्व इतिहास ही पढ़ना है पूरे का पूरे, और उसमें भी प्राचीन एंशिएंट वर्ल्ड पढ़ना है, और एंशिएंट से मॉडर्न का फेज हम लोग का सफर करना है। तो थोड़ा टफ जो है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस पूरे सफर को खूब इंटरेस्ट लेते हुए समझते हुए इसको पूरे पार करेंगे। 11वां एनसीईआरटी हमने टारगेट रखा है कि आपको 8 दिन 9 दिन के अंदर इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। उसके बाद लगभग आपका 1 महीना समय देंगे 12th, मतलब कोई कंजूसी नहीं है कि इतना कम किया देता ही दिन में करते हैं। 12th को हम चाहते हैं उसमें इंडियन पढ़ना, तो जो लेसन है उसमें बढ़िया से उसके साथ हम लोग कवर करें। अब मेन इंपॉर्टेंट यही पेज है, तो हम लोग चूंकि लगभग 7-8 दिन का है, इसको कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। अब देखो 11th क्लास के जो भी बच्चे हैं, पहले तो बुक इसको खरीद लो, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे पेज है वैसे वैसे किताब बोले थे तो खरीदते जाएंगे। ये आपके है कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये आपके बुकलेट का इनाम हो गया। तो इस किताब को आप परचेज करेंगे। इस किताब में आप लोग को पूरे का पूरे विश्व इतिहास के ही बारे में एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक का पेज पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला पेज सीधा यही है, कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक, विश्व इतिहास के विषय, और विषय में यही देखिए हम लोग को पढ़ना। इसमें कुल 7 लेसन हम लोग को पढ़ने हैं, और ये पहला लेसन जो अभी आप देखोगे, इस लेसन का नाम है प्रारंभिक समाज। सबसे पहले समाज हमारा कैसा था, पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में देखना है, और यह है 6 लाख ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक सभी महादेश के बारे में कंसेप्ट चाहिए। सबसे पहले आदमी किस महादेश में रहा, आग का खोज कहां हुआ, सबसे पहले पशुपालन कहां हुआ, कुत्ता पालतू बनाया गया, तो आप पढ़ो, लेकिन यहां पढ़ोगे कुत्ता को सबसे पहले पालतू किस महादेश में बनाया, कुत्ता पालतू बना सबसे पहले बच्चे को क्लियर है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा किस महादेश में सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया, किस महादेश में सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई, किस महादेश में सबसे पहले लोहा का खोज हुआ। अब ये सब क्वेश्चन टॉप लेवल का, बाकी बच्चे से पूछा जाएगा सिंपल तो सब बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, क्योंकि क्लास 11th है तो इसकी गहराई स्तर अच्छी है, किताब में भी जो दिया है हम लोग उसको एकदम साइंटिफिक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 6 लाख ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कालक्रम है जिसको 3 पेज में एनसीईआरटी दर्शाया। ज्यादा चांस है कि इस कालक्रम को दिमाग में बैठाने से सीधा एक क्वेश्चन यहीं से आ जाए। पहला लेसन यहां से शुरू है, लेखन कला और शहरी जीवन, यहां से पढ़ने में आनंद आएगा। कारण विश्व में आप भी सोचोगे कि सबसे पहले शहर कहां बना, उस शहर हमारे शहर से कितना भिन्न था, और उस शहर में लेखन शैली कैसे थी। अब उसी में मेसोपोटामिया में हम्मुराबी, अन्य अब देखोगे हम्मुराबी के साथ अक्कद, अन्य जितने भी वहां पे कई शहर, जैसे भारत की बात करेंगे तो यहाँ एक टाउन है कि कई टाउन, उसी तरह एक सभ्यताओं में कई शहर होगा। जैसे हड़प्पा ही पढ़ते हो तो हड़प्पा में एक ही शहर है कि कई शहर है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चांगोदड़ो है। जैसे इंडिया में पढ़ा वैसे मेसोपोटामिया में पढ़ना, और उस टाउनशिप की विशेषताएं पढ़ना है। तो ये लेसन बहुत अच्छा और गहराई युक्त है। इसका लाभ हड़प्पा पढ़ने में इंडियन में भी तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम सीधे सीधे इंडियन पढ़ने में वर्ल्ड से तुलना कर पाओगे, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे मिलेगी। दूसरा नंबर साम्राज्य की बात होगी, जो 100 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी तक चले। इसमें 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य। इसमें अच्छी बात क्या है, एक ही बार पूरे महादेश कंप्लीट पढ़ना, और इसीलिए इस समय भारत भी पढ़ेंगे, अन्य महादेश को भी पढ़ेंगे। यायावर साम्राज्य, यायावर का मतलब घुमक्कड़ वाले, जो घूमते रहते हैं इधर से उधर से इधर, वो समाज को भी देखेंगे। इसके बाद बदलती परंपरा, पूरा ध्यान बोर्ड पर हमारे साथ दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले तो यह है कि जिन बच्चे का स्थिति एकदम जीरो है, तो उन लोगों को वर्ल्ड पढ़ने में नींद के अलावा कुछ नहीं आया, इसीलिए एकदम जीरो स्तर से बात करें। ये देखो पूरे जो महादेश देख रहे हो, ये महादेश की बात करें तो इसका नाम अफ्रीका महादेश। हम लोग बेसिक सुने, फिर से एक बार हल्का शुरुआत करें। इस महादेश का नाम अफ्रीका, यूराल पर्वत बीच में है, और इसके इधर यूरोप महादेश है, और इसके इधर एशिया महादेश। बोलो ये पूरा का नाम क्या है, एशिया, ये यूरोप और ये अफ्रीका। ये जो देख रहे हो इसी का नाम ऑस्ट्रेलिया महादेश, इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा को उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिण अमेरिका है। हम लोग इसमें पूरे यहां देखेंगे उत्तर अमेरिका, और नीचे हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका। सीधे अमेरिका की बात करेंगे तो पूरा का पूरा यहां हो जाएगा। अब हम लोग को यहां से क्लास शुरुआत होती है, क्योंकि हम लोग का सबसे प्राचीन जीवन पढ़ना है। तो सबसे पहले ये हुआ कि मानव कैसे आए। बहुत बड़ा सवाल था कि मानव आए कैसे, ये उसी तरह का प्रश्न था जैसे पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। बड़ा सवाल था, आप लोग बचपन से सवाल को सुनते रहो कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, क्या लगता है तुमको, सुन लेना दो, पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले मुर्गी, बैठ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, बिना अंडा के मुर्गी कैसे आया, हाँ तुम हमसे क्वेश्चन डाल देगा बिना मुर्गी के अंडा कैसे आया। चलिए तो अब तुम पहले धरती पर विद्यार्थी आए होंगे कि शिक्षक, सोच के बोलो, पहले कौन आए होंगे, विद्यार्थी आए होंगे कि शिक्षक आए होंगे। विद्यार्थी, बिना शिक्षक के विद्यार्थी कैसे हो गया, और सेल्फ स्टडी से, हाँ ठीक है, लोग लाइब्रेरी ज्वाइन किए होंगे उस समय। चलो तो क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, शुरुआत में हमारे पूरे ही विश्व में इन सभी प्रश्नों का जवाब है, और ऐसा नहीं कि प्रश्नानुत्तरित वाले प्रश्न है। शुरुआत से हमारे इन्हीं तरह के प्रश्नों के जवाब के लिए एक नए सिस्टम उभरे जिनका नाम है धर्म, और धार्मिक व्याख्याएं की गई कि हमेशा एक बहुत बड़े शक्तिमान, एक पावर है, सिस्टम है, जिनको हम लोग गॉड कहते हैं, भगवान कहते, कोई अल्लाह कहते, और उस पावर के द्वारा सबसे पहले बड़े चीजों की कल्पना हुई, और उससे फिर छोटे चीज आगे सिस्टम हुई। मतलब पहले पृथ्वी पर बड़ा आदमी आया कि छोटा बच्चा,
छोटा बच्चा। यही तुमको भी सुना रहे हैं। धार्मिक कंसेप्ट कहता है कि पहले डायरेक्ट एक पुरुष और एक महिला, डायरेक्ट बड़े व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया और उनकी कल्पनाएं रही कि ऐसे हाथ है, ऐसे पैर होगा, ऐसे बुद्धि होगा, और उनको बनाने के बाद बाकी सिस्टम चलो। अब उसके लिए धार्मिक ग्रंथ जो भी निकालेंगे, बाइबल कुरान सब में कहानी है कि सबसे पहला जो पुरुष थे उनका नाम आदम था, उनकी पत्नी जो थी ईव या हवा थी। ईश्वर जहां रहते थे वहीं पर बनाया कि दो पैर वाले चलने वाले प्राणी आ रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो सब फल खाना, केवल ये वाला पे शैतान रहता है, नहीं खाना, एक पेड़ मना की। और उनकी पत्नी सब वृक्ष का फल चकली, कहीं कभी यही बच रहा है हम खाएंगे, कहे कि भाई मना किए ना, टेस्ट कर लेने दीजिए, क्यों मना किए। और जैसे ही फल तोड़े तो ईश्वर कहे कि तुमको बना तो हम दिए लेकिन तुम हमारे साथ रहने योग्य नहीं है, बुद्धि लगाता, और इसलिए तुमको अलग जगह हम भेज देते हैं और पृथ्वी पर दोनों को भेजे, और यहीं से आदम के ही सारे लोग संतान है, और इसीलिए उनको आदमी कहते हैं। इस्लाम धर्म कहता है कि वही व्यक्ति से सृष्टि बना, तो सारे लोग एक दूसरे के भाई बहन, इसलिए भाई बहन में शादी हो सकती है, केवल दूध का ही रिश्ता नहीं होना चाहिए और कोई मना नहीं। लेकिन इस्लाम धर्म के कंसेप्ट है कि ऑलरेडी जितने भी व्यक्ति हैं सब आदम के संतान, तो जितने हैं सब तो एक ही व्यक्ति, मूल पुरुष तो एक है, और उसी से पूरी सृष्टि चला और उसी तरह का सब चले है। सेम लगभग थ्योरी ईसाई धर्म में केवल नाम हल्का चेंज है, सेम कहानी। इसी तरह की कहानी हिंदू धर्म की भी संकल्पनाएं में। और शुरुआत में ऐसे प्रश्न का एक ही उत्तर है, कोई व्यक्ति मुर्गी अंडा की बात करे तो धार्मिक व्याख्या कहता है कि ईश्वर ने पहले मुर्गा और मुर्गी को बनाया, फिर उसके पूरे सिस्टम तंत्र चल रहा है, अंडा बाद में आया। विद्यार्थी और शिक्षक में पहले किसी ने अपना एक शिक्षक का स्वरूप लिया, अपना जो है ज्ञान उनको ऑटोमेटिक मिला और वो फिर उनको बांटने लगे तो विद्यार्थी बने। बुद्ध पहले बने तब उनके चेला से तैयार, पहले बुद्ध बने, पहले गुरु बने, तब चला है। यानी हर जगह बड़ा से छोटा की कल्पना धार्मिक व्याख्याओं में। इस व्याख्या को सबसे क्या मिला, हम लोगों ने दो नए चीज की इतिहास में खोज किया। एक चीज का नाम था जिसका नाम था कार्बन 14 पद्धति, और दूसरा का नाम था यूरेनियम डेटिंग पद्धति। बात को बहुत बढ़िया से समझना है। कार्बन 14 पद्धति और यूरेनियम डेटिंग पद्धति, ये दो पद्धति का हम लोग यहां पर नया खोज किया। अब जो कार्बन 14 पद्धति हम लोग देख रहे हैं, ये पद्धति सजीव के लिए था। जो भी सजीव थे वो कितना पुराना उनका उम्र था, इससे उम्र पता लगाना संभव था। अब देखिए बहुत बड़ा एक सिस्टम आया, कार्बन 14 पद्धति से उम्र हम लोग जान सकते थे, कारण हर चीजों में कार्बन होता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। और 5800 साल पहले भी मरेगा तो कार्बन की मात्रा आधी होगी, चाहे जला दो, चाहे गड़ दो, चाहे जो करो, केवल अवशेष मिल जाना चाहिए। यहां तक कि जहां पर व्यक्ति को जलाया गया उसके राख भी मिलेंगे तो हमारे वैज्ञानिक बताने में सक्षम है कि राख किस पशु का। मछली का हड्डी सड़ भी गया है तो जिस मिट्टी के पास सड़ा है बताएंगे कि यहाँ पे मछली की हड्डी सड़ा था और इतना साल पहले सड़ा। इतनी हाई टेक्नोलॉजी हमारी होगी। इसी में यूरेनियम डेटिंग पद्धति, ये निर्जीव पदार्थ के लिए, दोनों दो चीज, सजीव का उम्र पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति, निर्जीवों की उम्र पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग पद्धति। अब कोई भी हमारे मान लो कि कांसा का बर्तन मिला, कितना पूर्व बना होगा, तो इसके लिए कार्बन 14 लगाएंगे, यूरेनियम डेटिंग लगाएंगे। ये कतई मत समझना कि 5800 साल में आधा हो गया तो अगला 5800 साल में साफ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं समझ। 5800 साल में आधा हुआ तो अगले 5800 साल में 1/4 हो, अगले 5800 साल में 1/8 हो, अगला 5800 साल में 1/16 होगा। यानी इस तरह से कितना भी पुराना 20,000 साल पहले का भी है तो उसमें कार्बन 14 है और हम लोग उसका उम्र बता सकते हैं। इस चीज का फायदा उठाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि कोई भी पुराने हड्डियां हैं मानव का, लाओ हम उसको देखेंगे कितना पुराना था आदमी, कैसे सिस्टम के। उनको घोर आश्चर्य हुआ, हर 10,000 साल पहले की हड्डी जब खोपड़ी थी कि 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 60,000 साल पहले, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी आदमी ही है, लेकिन सभी के बनावट में नाक, मुंह, दिमाग सब में चेंजिंग है। और उन्होंने पाया कि जैसे जैसे पीछे हम जा रहे हैं 2 लाख साल पहले, तो आदमी जस्ट लाइक चिंपैंजी है, बनमानुस है, और पहले जा रहे हैं तो लग रहा है कि बस उसी तरह से बदलता हुआ एक पेज है। और इन्होंने एक थ्योरी दिया विकासवादी, इन्होंने थ्योरी दिया विकासवादी की थ्योरी। और विकासवादी का मतलब है कि मनुष्य धीरे धीरे विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और हम लोग का डेवलपमेंट जो धार्मिक थ्योरी है ठीक उल्टा। यानी पहले विद्यार्थी तब शिक्षक, पहले छोटे बच्चे तब बड़ा आदमी, पहले बंदर तब आदमी, सब चीज उलट गया। और डार्विन ने कहा कि हम सब समझ गए पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। इन्होंने कहा कि पहले सिर्फ और सिर्फ पानी थी, पृथ्वी ठंडा हो रही थी, ठंडा के क्रम में वाष्प निकला, वाष्प ऊपर गया, ऊपर बादल का लेयर बना, वर्षा होने लगी, लगातार पानी पड़ने से अब तुम्हारे घर में एक नल खुला छूट जाए और तुम चले जाओ 3 महीना के लिए बाहर, मोटर चालू है डायरेक्ट, तो आने के बाद जहां नीचा हिस्सा है वहां बाहर वो महासागर, और जहां से नल का पानी जा रहा है रास्ते में अपने रास्ता खुद बना लेगा नदी। इन्होंने कहा लगातार जो वर्षा हुई तो वो पानी जाने के लिए रास्ता बनाया, वो नदी भगवान जेसीबी लेके नहीं आए, यहाँ करो, यहाँ गंगा नदी, यहाँ यमुना नदी, लगातार वर्षा हुई रास्ता बना लिया नदी, वो नदी का पानी जहां नीचे तल पर चला गया महासागर सागर बना। और इस तरह से पहला जो जीवन है वो हमारा जीवन, इस पर लाइट पड़ने से पानी में कवक काई जमना, कवक सजीव है, जीवन की कल्पनाएं शुरू हुई। शुरुआत में बिना कोशिका के जीव रहे, अमीबा, हाइड्रा, कोई कोशिका नहीं, जीवाणु, विषाणु, तब धीरे धीरे पानी वाले जीव बनना शुरू हुए, सिर्फ पानी में रहे। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे रहे जो पानी स्थल दोनों जगह गए, केवल स्थल नहीं गए, पानी स्थल दोनों जगह। फिर ऐसे हुए जो केवल स्थल पे आ गए, यानी पहले मछली आया कि कछुआ, पहले मछली, फिर मछली के बाद कछुआ, घड़ियाल, जो दोनों जगह। फिर उसी घड़ियाल में कुछ का फेज बदलते गया, और किसी ने जो सर्वाइवल थ्योरी जो आप देखे हो उसके अनुसार से केवल स्थल पे कई लोग पसंद कर लिए, तो उस समय डायनासोर वगैरह बन गए केवल स्थल। फिर उसी में केवल स्थल में धीरे धीरे कई लोग उछलने वाले बने, बंदर की कल्पना, कई लोग हल्का उड़ने वाले बने, अंतिम फेज में उड़ने वाले पक्षी बने। यानी तुमसे पूछे कि पहले मुर्गा आया कि कौआ, जल्दी बोलिए। मुर्गा, जो कम उड़ रहा है वो पहले का फेज है, जो अच्छा उड़ा ले रहा है वो बाद का फेज। यानी डार्विन ने कहा कि कौन पहले आया, मुर्गा अंडा तो छोड़ दो, मुर्गा की कौवा, इसका भी आंसर। पहले मेढक आया कि मुर्गी, तो पहले मेढक की दोनों जगह, पहले मेढक आया कि मछली, मछली। इन्होंने एक ऐसी थ्योरी दिया और लोगों को आश्चर्य से भर दिया, क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि कैसे खोपड़ी चेंज है, और कहा कि ये विकासवादी आज भी लागू है। आज भी मनुष्य हर 10,000 साल में उनके दिमाग वाली खोपड़ी का फेज ज्यादा हो रहा है, फेस बदल रहा है, आगे 10,000 साल में फिर चेंज होते रहे। हर अगला मानव पिछले वाले से ज्यादा बुद्धिमान जन्म ले रहा है। इसीलिए पिछला व्यक्ति 16 नहीं एनर्जी खोजा था, आज से 40,000 साल पहले के आदमी मोबाइल खोज नहीं किया था। यही लोग क्यों मोबाइल खोजा, क्योंकि ज्यादा लेके जन्म ले रहा है, बुद्धि नया चीज खोज रहा है। अगला 10,000 साल बाद लोग चिंता में है कोयला खत्म हो जाए, तो इतना दिमाग लेके जन्म लेगा कि उसको कोयला का काम ही नहीं रहेगा। वो कौन एनर्जी से किधर गाड़ी चला देगा, ठिकाना नहीं, उसकी बुद्धि अलग रहे। वो कहेगा धूप से रोड गर्म होता है और रोड के गर्मी खींच करके गाड़ी चलेगी, वो अलग बना देगा। कल्पना तो कुछ का हो सकता है ना, रोड के गर्मी, कहेगा हवा में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एक ऐसा मशीन बना रहा है कि हाइड्रोजन हवा के खींच के अपने चलेगा, इसी चलते रहेगा। किसी तरह की कल्पना देख रहे हो तुम, धीरे धीरे
पेट्रोल डीजल, धीरे धीरे सीएनजी, सीएनजी से हटा तो बैटरी। कोई जल्द ही ऐसा होगा कि बैटरी हट के सीधे सोलर रूफ, पूरा छत पे ही सोलर का प्लेट लगा हुआ है, बैटरी भी चार्ज घूमते रहिए, जहां अंधेरा है तो बैटरी से चलिए, लाइट है तो उससे चल लीजिए, सब सिस्टम हो जाए। और भी होगा तो चक्का वाला एनर्जी खींचेगा रोड से किसी से, तो ये अभी नहीं खींचेगा, इसे हम लोग सोच रहे हैं 10,000 20,000 साल बाद जो आएगा उसकी बुद्धि ऐसी हो। और डार्विन की बात की सत्यता भी तुमको समझ में आ रहा होगा, जिस आदमी का 1960 में जन्म है उसकी बुद्धि, 2020 में जिसका जन्म हुआ उसकी बुद्धि, आप देख लो कितना चेंज। 1960 वाला के कितनों समझाओ कि ऐसे शटडाउन होता है कंप्यूटर और ऐसे फाइल खोलते हैं, क्या खोल पाएगा? नहीं, कितनों समझाओ उससे नहीं होगा। आइए 2020 वाला के 4 साल केवल जन्म हुआ है, बस सब बताओ भी नहीं, सब कुछ करके वो सब ठीक कर लेगा, वो अपना वीडियो गेम डाउनलोड भी कर लेगा, शुरू भी हो जाएगा। ये विकासवादी है कि कैसे दिमाग बढ़ रहा। अब यहीं से इस लेसन की शुरुआत हम कर रहे हैं। ये तो केवल ये समझना जरूरी था, क्योंकि आप जब तक विकासवादी नहीं समझोगे इस लेसन में इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब जो डार्विन कहा, सुनना ध्यान से, उसने कहा कि जो सबसे पहले जो मानव है, वो मानव इस पूरे पृथ्वी पर जब हम खोपड़ी देखे तो सबसे पुराना खोपड़ी कहां मिला, तो वो अफ्रीका में मिला। इसलिए अफ्रीका महादेश को मानव सभ्यता के उद्भव का स्थल मानते, यानी शुरुआत में मनुष्य पूरी जगह नहीं है। सबसे पुराने मानव की बात करेंगे तो कहां है? अफ्रीका। धीरे धीरे अन्य जगहों पर मिला, यद्यपि डार्विन में भी कई दोष है। कई लड़के के मन में एक स्वाभाविक क्वेश्चन रहता है कि सर बंदर से आदमी बना तो पूछ कहां गया? स्वाभाविक क्वेश्चन। डार्विन ने कहा कि इसमें उनके उपयोग धीरे धीरे घट गए, अब धीरे धीरे सीधा खड़ा होकर चलने लगा, पूंछ की उपयोगिता उनकी समाप्त हो गई, नहीं यूज करने के कारण धीरे धीरे पूंछ छोटे हुए। जैसे पहले बड़े लंगूर को देखो, काला मुंह वाले, उनके पूंछ ज्यादा बड़े थे, जब उनकी उपयोगिता कम हुई तो लाल मुंह वाले बंदर पूंछ और छोटा हुए, बनमानुष चिंपैंजी और छोटा हुए, धीरे धीरे मनुष्य में वो काम खत्म हो गया। हम लोग के पास अभी भी बंदर जैसा एक सिस्टम है, अपेंडिस, वो बंदरों में, और हम लोग के पास उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए उसको निकाल भी देने से कोई दिक्कत नहीं। हम लोग के पास है जो उधर से है, हमारी अभी भी दांतें बंदर जैसा ही, उधर केनाइन हम लोग को दिखा रहा है। मांसाहारी है कि शाकाहारी है, तो जिसका दांत में केनाइन है उसका मांसाहारी होता है। शाकाहारी का सब दांत चौड़ा होता है, गाय भैंस घोड़ा उसका दांत सब चौड़ा। ये दो नुकीला पार्ट जिसमें नजर आ रहा है केनाइन है, वो मांसाहारी में सिर्फ होता है। और ये कई लोग सिद्ध करने का प्रयास किए कि तब क्या बंदर मांसाहारी होता है, शाकाहारी है? तो इससे भी बहुत बड़ा सवाल गया। कई लोग, अब डार्विन का ही एक दोस्त था, डार्विन ने कहा कि कई पीढ़ी पूंछ का उपयोग नहीं किया इसलिए पूंछ खत्म हो। तो ज्यादा डार्विन कभी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि डार्विन हम लोग को पढ़ना है, नहीं तो फिर डार्विन नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग दूसरे दुनिया चले जाएंगे। अभी सिर्फ एक नेगेटिव कर दे कि ज्यादा डार्विन भक्त बनने की जरूरत नहीं है। डार्विन ने जो कहा उस पर उनका दोस्त एक एक्सपेरिमेंट किया, अपना पूरा घर एयर टाइट किया, मतलब एकदम कांच से लॉक किया, और चूहा को उसने अपने डब्बा में बंद किया, क्योंकि चूहा उसने देखा कि हर 1 महीने पर बच्चे को जन्म देते हैं। तो कहा कि वेरी गुड, चूहा एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे यहाँ अच्छा रहेगा। और उसने चूहा जो रखा पूंछ काट दी। ये ऐसा चूहा जो पूंछ का उपयोग नहीं करता। देखा कि 4 बच्चे चूहा जन्म दिया, जैसे ही जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन पूंछ काट। ये चलो फिर जैसे ही बड़ा हुआ तो महीना, फिर बच्चा जैसे ही जन्म हो पूंछ काट दिया, अपना सबको खिलाया पिलाया, घर में रखे, सब चूहा बढ़िया से रह रहा है, लेकिन सारे पूंछ कटे हुए चूहा थे। 2 साल हो गया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते करते उसका 30वां पीढ़ी भेंट हो। सब में वो अपना लिखते जाता था कि पीढ़ी का है, पीढ़ी का है, उसका हुआ अगला पीढ़ी है, किसी पीढ़ी को पूंछ का उपयोग नहीं करना। और सेम दूसरे घर में अपना इसी तरह का बाकी बाहरी चूहा, एक चूहा एक्सपेरिमेंट वाला। अब जब 25वां 30वां पीढ़ी बिना पूंछ वाला हो गया, तो अब उसने पूंछ काटना बंद किया और कहा कि अब इस चूहा का जन्म बाहरी चूहा से मिलाते हैं, बाहरी भी चूहा का जन्म हुआ, दोनों को कहा कि इसको बढ़ने देते हैं पूंछ, 1 महीना बाद चेक करें। इस खानदान तक जिसका पूंछ का उपयोग नहीं किया है, तो उसका पूंछ अगर थोड़ा सा भी बाहरी से घटेगा तो हम मान लेंगे कि 300 400 500 पीढ़ी के बाद गायब हो जाएगा। क्यों? 30 पीढ़ी में एक सीएम घटा है, इसलिए पूरे गायब होने में इतना लगेगा। जब उसने बाहरी चूहा और अपने चूहा के पूंछ को 1 महीना बाद नापा, कोई अंतर नहीं आया। धराओ डार्विन को, 30 पीढ़ी यूज किया है बिना पूंछ का है, और तुम कहते हो बिना यूज किए पूंछ गायब है, तो इसमें कोई कमी क्या नहीं है? बड़ा गंभीर मामला वहां पे उठ गया। लेकिन ऐसे डार्विन पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट, एक नहीं है। तो उसमें सवाल उठ गया कि क्या डार्विन सही कह रहा है, बंदर से ही आदमी बना है? तो अभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह काफी है न्यूट्रल करने के लिए, ज्यादा करेंगे तो फिर करेंगे टाइप हो जाता है। तो इसलिए अभी सिर्फ ये समझो कि हम लोग जिनको भी पढ़ रहे हैं वो एक थ्योरी, एक धार्मिक थ्योरी पढ़े, एक विकासवादी थ्योरी पढ़े, और हम लोग का जो स्टडी है वो कंप्लीट विकासवादी पे आधारित है। क्या विकासवादी 100% सही है? नहीं, इसकी कल्पनाओं को भी देने के लिए हमने एक उदाहरण दिया है। तो चलो हम लोग सुनेंगे। इसी में अब जब खोपड़ी का जांच हुआ तो इसी में अब धीरे धीरे सबसे पहला जो मनुष्य सीधा खड़ा होकर चल रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स कहलाया। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बाद जिंजांथ्रोपस, पिकिंगांथ्रोपस, ये पिकिंग मानव जो देख रहे हो चीन में है, ये पिकिंग मानव, ये सब बहुत पुराना है। जावा मानव, ये सब सबसे पुराना है। ये सब बंदर सिस्टम ही चल रहा है, लेकिन पहली बार सबसे इंपॉर्टेंट है 40,000 साल पहले। ये देखो अब यहां से आपके लेसन शुरू हो जा रहा है। 40,000 साल पहले जिन बंदरों की कल्पना की है किसने? डार्विन। उसने कहा कि जो सीधा पैर पर खड़ा होने वाला बंदर है, गिब्बन्स वगैरह से भी आगे, जिसको तुम देखते हो चिंपांजी, गोरिल्ला, उससे भी आगे बुद्धिमान जिसकी बात करते हो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है, जिंजांथ्रोपस है, पिकिंगथ्रोपस, पिकिंग मानव है, जावा मानव है। ये सब करते हुए 40,000 ईस्वी पूर्व में पहला बार एक मानव आ रहा है, होमो सेपियंस कहते हैं। इस मानव का नाम क्या है? होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस ये पहला मानव है जिसने पहली बार जहां है कुछ बना रहा है, ड्राइंग कर रहा है, चित्र सोच रहा है, पत्थरों का प्रयोग कर रहा है, पत्थरों से मार रहा है, इसके पास अब बुद्धि है। और पहला बुद्धिमान मानव हम लोग की उत्पत्ति पृथ्वी पर इसी का माना जाता है। इसलिए आदमी का जूलॉजिकल नेम आज भी होमो सेपियंस। बायोलॉजी के अनुसार से प्लांट होगा तो उसका बॉटनिकल नेम हो, लेकिन कोई एनिमल होगा तो जूलॉजिकल नेम होगा। और हम लोग पूछे कि बताओ व्यक्ति का जूलॉजिकल नाम क्या है? होमो सेपियंस। पहला समझदार सबसे पहला मानव का नाम क्या है? होमो सेपियंस। और ये होमो सेपियंस की उत्पत्ति के साथ ये धरती शुरू है। अब हम लोगों को इसमें जो सुनना है आज केवल बेसिक लेना है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें जान के आपको गहरी आश्चर्य होगी। अमेरिका में शुरुआत में कुछ नहीं, शुरुआत में इन लोग के सिस्टम लगभग गायब पे है, केवल कुछ कुछ खोजे, मूल मानव रेड इंडियन करके इधर रह रहे हैं वो लोग हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं, लगभग डाउन पे है। ये भी लगभग डाउन पे जो है, जो इसी क्षेत्र में, यानी हम लोग को पढ़ना क्या है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। क्योंकि जावा मानव से पुराना वाला मिला है ना, तो दक्षिण पूर्व एशिया। अब इसमें तुमको पहले कंसेप्ट बढ़िया से सुनना आप। जिस समय अब धीरे धीरे लोग पहला काम आग का खोज करेंगे। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया? पत्थर। पत्थर वाले काल को हम लोग किस काल से जानते हैं? पाषाण काल। पहले एकदम बेसिक ठीक रखो, क्योंकि ग्रामर इसके बाद शुरू है तुम्हारा। पहले मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया, पाषाण काल है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को कहते हैं मध्य पाषाण काल और एक को कहते हैं नव पाषाण काल। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, पाषाण काल का मतलब यह होमो सेपियंस के बाद का फेज पढ़ना है, मनुष्य समझदार हो चुका है। और इस समय पाषाण काल बड़े बड़े आकार के पत्थर का प्रयोग मानव कर रहे थे। बोलो पटना में पूरा पाषाण के लोग होंगे कि नहीं? बिहार में पूरा पाषाण के लोग का उपकरण क्या था? बड़ा पत्थर। तो क्या माथा
पत्थर लेके पटना में आते नहीं, बड़े बड़े पहाड़ के पास ही वो रहेंगे, एकदम दिमाग में सेट रखना है, उनके इंस्ट्रूमेंट के अनुसार चलना, उनका औजार ही बड़ा पत्थर है, वही है, आराम से पत्थर लेके है, मार दिया किसी जानवर पर गिर गया, बस शिकार कर ली। इस समय इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है आग का खोज। ये प्रकृति और मनुष्य के बीच यहीं से टर्निंग है। कई इतिहासकार इसी को सबसे विनाशकारी मानते हैं। वो कहे कि आग का खोज नहीं होता तो धरती पर कोई दुख नहीं होता। आग के खोज के बाद मनुष्य को अब पका हुआ मांस खाने का, सोंधा मांस खाने का स्वाद लगा। आग का खोज के पहले कच्चे मांस खाते थे। ये जो किनाइन की बात की है तो समझना मांसाहारी है, और पहले मनुष्य खाद्य का संग्राहक था। कोई जानवर को मार दिए, बस रख दिए छिपा के, कई दिन तक खा रहे। संग्राहक है, उत्पादक नहीं है। कोई बीमारी नहीं, उस समय उसी टाइप के वो एडॉप्ट है। बचपन से जो चीज उसको करते हैं उसके एडॉप्शन होते हैं, उसी टाइप का वो एडजस्ट करते। अब इसी क्रम में हम लोग देखें कि वो खाद्य में अब कौन सा जौ है, कौन सा चावल है, ये सब केवल बेचारे भी नहीं जानते थे कि खेती कैसे हो। कहीं मिल गया तो देखे कि खाने लायक है, शुरू कर। बाद में बुद्धि लगाएंगे कि वो इसको छींटने से हो जाता है, इस जगह पे होता है, इस मौसम में होता है, तब वो एक जगह खेती शुरू करेंगे। अभी क्या कोई खेती है? कुछ नहीं, अपने से जहां हुआ वहां मिल गया, मांस मिल गया। इस समय आग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी काल में चित्रकला की शुरुआत है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है, और वर्ल्ड लेवल पे चित्रकला में सीखना हो। विश्व का सबसे प्राचीनतम गुफा जहां पेंटिंग भीमबेटका वर्ल्ड लेवल पे भी चल रहा है, भारत नहीं चल रहा, हम लोग को पूरे विश्व चल रहा है ना। तो पहले हम सुनिए बड़ी बढ़िया से, इस समय आदमी रहता कहां है? मकान बनाता था नहीं, गुफा में। धीरे धीरे मकान बड़ा अच्छा वीआईपी मकान बनेगा। यहाँ आते आते कहां मकान बनेगा? नीचे, उसको गर्त निवास कहते थे। किसी मनुष्य ने सोचा ही नहीं था कि ऊपर दीवार उठे। सब मनुष्य एक ही बात सोचा कि वो जानवर कैसे रहते हैं, गड्ढा करके, अंदर गड्ढा करो, ऊपर से झक दो, और बस ऊपर से ही बस बंद करने वाला फर्स्ट क्लास नीचे एकदम रूम तैयार। उसको कहते हैं गर्त निवास। देखिए हम लोग का पहले जो मनुष्य था उसका बड़ा वीआईपी घर था, गर्त निवास, गड्ढा। अभी कोई गर्त निवास नहीं है, अभी निवास कहां है? गुफा में। जो गुफा बड़ा सा है जहां रह सकते हैं, वही उसका रेसिडेंस। जानवरों से बचने के लिए गुफा के गेट, उस समय कोई खिड़की दरवाजा थोड़े थे। उस समय के आदमी बस गुफा के गेट पर ही आग जला दिया। आग के डर से भालू शेर बाघ नहीं आएंगे, सुरक्षा हो। आग जल रहा है तो गुफा में लाइट है। और बुद्धिमान का पहचान क्या है? अंदर में बैठ बैठ के कुछ कुछ लेके ऐसे 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 इस तरह का। अभी शुरू है, कभी शिकार की बात, कभी कुछ की बात, कभी पत्थर की बात। अब आदमी बुद्धिमान हो चुका है। कभी देखो कुत्ते कोई चित्र बनाते हैं? कभी देखा कुत्ता पंजा से बैठा तो कुछ बना के उठ रहा? नहीं। लेकिन मनुष्य कितना भी छोटा कोई रहे तो देखना खेलने के क्रम में कुछ बना दे। उसकी अपनी एक बुद्धि है, उस बुद्धि का प्रयोग किया, और पूरा पाषाण काल में ही सबसे पहले चित्रकला की शुरुआत। पहले स्टेप बनाओ, तब वर्ल्ड में घूमना है, तब लेसन समझ में इंटरेस्ट है। क्योंकि पहले यही नहीं तुमको पता होगा चित्रकला किस पीरियड। तो इस पीरियड का चित्रकला क्या पटना में मिलेगा? नहीं। क्यों? बड़े पत्थर नहीं है, ये सिर्फ वहीं मिलेगा जो पहाड़ों का इलाका हो। और उसी में भारत में अगर चलोगे तो सबसे पुराना गुफा मध्य प्रदेश की भीमबेटका की चर्चा चले। क्वेश्चन देख, भारत में गुफा चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण है अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बाघ की गुफा और भीमबेटका। अभी तो पढ़ रहे हो तो भीमबेटका ने तो लड़के बेचारे अजंता एलोरा के फेर में लगा रहा। तो अजंता एलोरा बहुत बात का पेज। अभी जो तुम पढ़ रहे हो एकदम पाषाण काल पढ़ रहे हो, पत्थर भी पूरा पाषाण। इस समय पशुपालन भी नहीं है, सिर्फ आग का खोज। जब मध्य पाषाण काल आए तो इस काल में मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को पाला। क्या तुम्हें मालूम है सबसे पहले पशुपालन? हर जगह का आंसर अलग होता है, कभी खाली कुत्ता के पेट में नहीं रहा। तुमसे कहेगा कि बताओ ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले किस पशु को पाला? आंसर अलग हो। जहां जो जानवर होगा उसी को ना पालेंगे। तुमको देगा दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले किस पशु को पाला? हम सब पे चर्चा करेंगे। अभी तो तुम लोग खाली वो पशु पाला, कुत्ता कहां पाला, सब घर के सब सही है, सब कंफर्म में गिने रहो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हर जगह का स्टेप, कहीं सबसे पहले मनुष्य उत्तर अमेरिका में खेती किया होगा, बैल द्वारा, घोड़ा द्वारा, गधे द्वारा, कुत्ता द्वारा। मनुष्य सबसे पहले उत्तर अमेरिका में खेती किसके द्वारा किया होगा? बैल द्वारा। उत्तर अमेरिका में जैसे इंडिया सोचता है वही है, आंसर है गधा द्वारा। और सोचो कितना अच्छा सही करे। तो हम लोग उस स्टेप को अभी चलेंगे। सबसे पहले कई जगहों पर ऊंट पालतू होगा, कई जगहों पर दूसरा पालतू होगा। देखो गूगल कर रहा है, गूगल बाबा नहीं आंसर देगा, अभी पहले यहां से समझो। अब ध्यान दीजिए। हाँ, अभी सब चलेगा, हम लोग तथ्य पे चलेगा। सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि इसका एक कांसेप्ट लो जिससे अंदर गहराई चले। क्योंकि आपके किताब में सब नहीं दिया, पूरा पाषाण मध्य पाषाण कहता है, कितना बच्चा जानता होगा क्योंकि ग्रामर में। लेकिन हमको मालूम है बच्चा हमारे कितना जानते होंगे, इसलिए हम यहां से चल। नहीं तो फिर वहां पन्ना उलट के नील के अलावा कुछ नहीं आना। तो इसीलिए उस तथ्य को पचाने के लिए हमको इस चीज को पहले ठीक करना होगा। तो पहले आप स्टेप ठीक करो। तो पहले ये बताओ, पूरा पाषाण काल फेज क्लियर हो गया सबका? पूरा पाषाण काल में मनुष्य बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किए, पहली बार आग का खोज हुआ, और पहली बार इस समय चित्रकला यानी विभिन्न गुफाओं की चित्रकला की बात यहां चलेंगे। जब हम लोग मध्य पाषाण काल आए तो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय पशुपालन शुरू। क्या हर जगह कुत्ता ही पशुपालन है? नहीं, विभिन्न महादेशों में चेंज भी हुआ, और हम लोग उसकी कहानी देखेंगे। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट अब नव पाषाण आया। ये फेज सबसे महत्वपूर्ण। नव पाषाण काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय मानव पहली बार खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। इसके पास अब बुद्धि आ गया कि वो इसे धान कहते हैं, और इस मौसम में होता है, ऐसे छिटने से होता है, ये बीज है, और एक जगह उसको छीटना प्रारंभ किया। इसके पहले मनुष्य का जीवन कैसा होता होगा? अस्थायी की अस्थायी। क्यों अस्थायी जीवन जिएगा? क्योंकि उसको अस्थायी जीवन जीने का कोई सोर्स ही नहीं। कहां शिकार मिलेगा, कहां खाने को मिलेगा, जहां चल दिए चलते रही। कोई घर नहीं है, जहां नजदीक मिला गुफा, तुम सोच रहा है कि गुफा बड़ी बढ़िया है, तो रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, गुफा में ज्यादा दिन रहोगे तो ना पेड़ पौधा आ गया, सब खा गया, तो फिर भोजन, तो चलो रास्ते में फिर कोई गुफा मिलेगा, वही तुम्हारा घर। ये चेंज है। इस समय पहली बार मानव कृषि का खोज किया। ये भी मत समझना कि सबसे पहले कृषि में कौन फसल, फिर जौ के पेड़ में आ गया। क्या अमेरिका में भी जौ आएगा? क्या दक्षिण अमेरिका में जौ आएगा? नहीं, सब जगह चेंज होगा। हम लोग को इतना सीखना है। कपास सबसे पहले कहां है, ज्वार बाजरा सबसे पहले कहां है। तुम लोग खाली इंडिया मत सोचो, बस पूरे वर्ल्ड सोचना है, और हर महादेश वाइज सोचना है, तब इसके इंटरेस्ट तुमको आएगा। अभी सिर्फ समझो कि कृषि की बात बोले तो न पछा। इस समय दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मृद भांड और चाक पहिया। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सुनेगा, इतना फेज में मानव को लगा कि बर्तन होना चाहिए खाने के लिए। उसके पहले जैसे बाकी जानवर खाते हैं वैसे आदमी खाते हैं। कभी सुने कुत्ते को बर्तन में देंगे तभी खाएगा, उसको कैसे गिरा दो शुरू हो जाए। वो तुम्हारा कल्पना है कि इसको बेचारा के गंदा लगेगा तब, इसीलिए तुम दे देते। कुत्ता थोड़ी खोजता है कि हमको बर्तन निकालो दो, रोटी फेंक दो, कोई बात नहीं, उठाएंगे डाल लेंगे, सब क्लियर। खाली तुम सोच रहा है बेचारा ऐसे ना कटोरा, तब ये तुम्हारी कल्पना है। बाकी कहीं गाय भैंस के लिए तुम सोच रहा होगा कि नाद, तुम सोचा है गाय भैंस तो अपने घास मैदान में चलता है, वो थोड़ा है कि उसको कोई नाद चाहिए। वो तुम बैठ करके अपनी व्यस्तता में कि कौन दिन भर इसको चलाएगा, यहीं बांधो पूरे टाइम का भोजन दो कि जो खींचो बैठो, हमको फुर्सत नहीं। उसके लिए ना तुम दिया जी, नहीं तो उसका नेचुरल जिंदगी तो अपना घूमने वाला। तो अब ये चीज देखिए, पहली बार मृद भांड किस काल में बना? नवपाषाण काल। सब पूरे विश्व में डेट लेकिन अलग अलग होंगे। इस समय पहली बार पहिया का खोज। इस समय पहली बार चक्का का खोज है। ये पहला चक्का का
विश्व में पहला चक्का जो बना होगा वो पत्थर का बना, लकड़ी का बना, कि लोहा का बना, कि तांबा का बना? कोई नहीं बोलेगा। विश्व का पहला चक्का पत्थर, लोहा, लकड़ी, तांबा। लकड़ी का, बैठ जाओ। बोलो पहला चक्का किसका बना होगा? जल्दी बोलिए। पत्थर। आंसर लकड़ी का। नालक पत्थर का चक्का बनेगा रे। सब तो गजब इंजीनियर साहब है रे। ये लोग तो पत्थर तुमको अभी दे देंगे, कहने चक्का बना पाएगा तुम? लकड़ी पेड़ को सुनो पहले, ये लोग तो गजब इंजीनियर है रे। उन लोग को एकदम बेचारे को कस्ते में डाल देता है। गोल पेड़ है, काट दिया, चक्का तैयार, इधर चक्का तैयार, चल रहा है। लकड़ी के पहिया होते, ये बात ध्यान रखना है। और इसीलिए पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम पहिया नवपाषाण काल में कुछ किया, दे दिया और कहा यह पहिया बने थे। और लड़का बेचारा पत्थर के मार रहा है क्योंकि पाषाण ही हो गया। ऐसा नहीं सोचना, पहिया लकड़ी का है। अब इस समय तुमको कहा कि बर्तन, नाम ही मृद, मृद माने मिट्टी होता है, मिट्टी का। कतई नहीं सोचना कि पत्थर के बर्तन हो, ये नहीं समझना, ये मिट्टी का बर्तन। और ये ध्यान दीजिए, इस समय पहली बार मानव गर्त निवास प्रारंभ किया। बोलो गर्त का मतलब जमीन के अंदर गड्ढा बना के रहने का सिस्टम यहां से शुरू हो। इस समय आप देखो पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में देखोगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में पहला कृषि काम। अब उसी में तुम लोग मेहर गौरव कुछ नाम याद रखा, तो यहां ने याद रखा, यही हटा के पूछ देगा कपास की खेती सबसे पहले कहां हुई? अब अमेरिका चीन चल रहा है, तो हम लोग हम केवल चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ सब क्वेरी बढ़े, ये कहां हुआ? तो इसके लिए तुम्हारे एनसीईआरटी का शुरुआत का 2 पेज, बात समझेगा? शुरू का जो 2 पेज अभी जो दिख रहा था 1 ईस्वी तक ना, इसी इंटरेस्ट के लिए। लेकिन अभी हम समझाएंगे तब तुमको पढ़ने में समझ में आए। नहीं तो कई लोग बेचारा पढ़ने में लगता रहेगा कि उसमें दिया क्या, तब लेसन शुरू होगा। तो पहले अब सुनो, यहाँ के बाद थोड़ा सा और सुनना, फिर उस कहानी के लिए चलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को यह समझनी है, वह है इस पूरे फेज के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों के लिए है, वह बात है कि मानव के द्वारा सबसे पहला धातु का खोज हुआ। ये कतई नहीं सोचना कि तांबा हम शुरू करें, नहीं सोचना। कई जगहों पर सीसा से भी शुरू हुआ। ये नहीं करना कि कई जगह तुमको देंगे कि दक्षिण अमेरिका में सब भारत खाली सोच के आंसर मारता, तो तुमको महादेश चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो। हाँ, ये अलग बात है कि सभी जगह लोहा का प्रयोग सबसे बाद में है। भारत में सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ है, कई जगहों पर अलग अलग। लोहा का प्रयोग हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या तुम बता सकते हो किस महादेश में सबसे पहले लोहा का प्रयोग? श्रीलंका महादेश है। महादेश में अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसी पे ना चलना है। किस महादेश में सबसे पहले लोहा का खोज? तो हम लोग देखो धीरे धीरे इस फेज को सीखेंगे। भारत में लोहा सबसे बाद में। भारत के लिए यदि तुम एनसीईआरटी देखोगे तो डेट दे दिया है 1200 ईस्वी पूर्व में लोहा का प्रयोग, और इसमें एनसीईआरटी साफ लिखा है। अब दिखाएंगे तुमको। ऐसे देखो, ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इस समय तक ऋग्वेद में कोई लोहा का उल्लेख नहीं। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व के बाद पहली बार लोहा शब्द के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास में लोहा आ चुका है। लेकिन भारत में अभी भी कृषि में नहीं। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व में पहली बार लोहा कृषि कार्य में भारत में प्रयोग हुआ। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहता है कि पहली बार लोहा इसी बीच में आ चुका था 1200 ईस्वी पूर्व में। सब फिर कैसे होगी? लोहा का पहला प्रयोग ऋग्वैदिक मारेंगे तो उत्तर वैदिक मारेंगे तो उत्तर वैदिक, पहली बार कृषि कार्य में लोहा तो महाजनपद है। फिर एनसीईआरटी 1200 कैसे दिया? तो उसने साफ लिखा है कि देखो जिस समय ऋग्वेद का काल है ये लोग ऊपर की ओर रहते थे, लेकिन दक्षिण भारत जो तुम देख रहे हो, कि दक्षिण भारत में पहली बार लोहा का प्रयोग दक्षिण में 1200 ईस्वी पूर्व में हुआ। उस समय ऋग्वैदिक लोग यहां नहीं पहुंचे। बाद में उत्तर वैदिक काल में इधर अगस्त मुनि के नेतृत्व में लोग नीचे गए। तो पहली बार लोहा का प्रयोग भारत के लोग किए एनसीईआरटी के अनुसार, उत्तर भारत के लोग की दक्षिण भारत 1200 ही दिया। तो हम लोग पूरे विश्व के संदर्भ में लोहा को भी देखेंगे, वर्ल्ड के संदर्भ में। अब देखो जिस समय हमारे पास तांबा आ चुका है, इस काल को ताम्रपाषाण काल का, और ताम्रपाषाण काल का जो फेज है, यहां पे पहली बार ग्रामीण संस्कृति का उदय। देखो मनुष्य का बसावट नवपाषाण काल से शुरू हो गया, खेती करो, लेकिन धीरे धीरे कई लोग एक ही जगह जब बस गए तो उसको गांव कहते। और गांव का पहला रूप से डेवलपमेंट किस काल में है? ताम्रपाषाण काल। और वर्ल्ड में पहली बार नगर, जिसको टाउन कह रहे हो, तांबा और टीना मिला के क्या बना? कांसा। कांसा जैसे ही बोलेंगे तो समझना नगर आ चुका। लोहा नहीं, लोहा का मतलब है सेकंड नगर का ना भारत के संदर्भ। कोई ऐसे भी महादेश है जहां लोहा आएगा तो फर्स्ट बने। तो अभी हम लोग को समझना है कि इंडिया में पहला टाउनशिप जो है वो तांबा के हुआ कि कांसा हुआ कि लोहा? कांसा। हड़प्पा एक कांस्य सभ्यता है। कांसा का मतलब इंडिया में टाउन है। और यही अब देखो तुमको जो समझना सीखना है, वो समझो। अब इंडिया के संदर्भ में यहां पर सबसे पुराना हड़प्पा सभ्यता 2500 के लगभग ईस्वी पूर्व है। और सोचो 2700 ईस्वी पूर्व के आसपास ही, जीरो से भी 2700 साल पहले यहां लोग रहते थे। उससे भी पहले ये जो पार्ट देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला और फरात नदी के किनारे, जैसे यहां सिंधु देख रहे हो वैसे लोग रहते थे। लगभग उसी फेज में यहां नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता है। लगभग उसी तरह से चीन, चूंकि आपको बताया था पिकिंग मानो, पिकिंग से धीरे धीरे बीजिंग बन, तो पिकिंग मानो बहुत प्राचीन है चीन से। यहां हवांगहो नदी के किनारे हवांगहो नदी घाटी सभ्यता बना। यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है क्रिट, और यहां एक सभ्यता बनी जिसका नाम क्या है? क्रिट की सभ्यता। देखो क्रिट सभ्यता हम लोग देखेंगे, यहां मेसोपोटामिया सभ्यता, यहां देखेंगे मिस्र की सभ्यता, यहां देखेंगे चीन की सभ्यता, यहां देख रहे हैं भारत की सभ्यता। इस वर्ल्ड में सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और विश्व में इतने पुराने लोग कहीं नहीं टाउन में बने। सभ्यता जैसे ही सब बोलेंगे तो आपको समझ लेना है कि लोग सभ्य हो चुके हैं। संस्कृति बोलेंगे तो समझना है कि वो ये संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। लोग लक्षण एकदम ठीक ठाक है कि ना बढ़िया से चले तो कहते हैं कि संस्कृति इनका दिख रहा। भारतीय संस्कृति के पार्ट और ये सभ्यता और संस्कृति में बहुत बेसिक डिफरेंस, बहुत हल्का सूक्ष्म अंतर। एक फूल है तो एक सुगंध, फूल और सुगंध देख रहे हो ना, साथ रहते। उसी तरह सभ्यता और संस्कृति साथ ही चलते। संस्कृति में थोड़ा सा समझना है कि हल्का ग्रामीण नेचर है, ये समझना है कि सभ्य हो चुका है तो एकदम शहरी सिस्टम। टाउनशिप जहां होगा उस में सभ्यता लगे, ग्रामीण सिस्टम जहां होगा उसमें संस्कृति लगे। जैसे हम पढ़ाएंगे ऋग वैदिक, तो वैदिक सभ्यता शब्द ठीक है कि वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता है टाउनशिप। तो हम लोग दोनों के फेज को देखेंगे। तो अब सुनिए, यहां से आपके अब इग्रामा की शुरुआत हो रही है। इतना दूर तो खाली क ख ग घ की है। इतना के बाद अब किताब का पहला पन्ना उलटने लायक हो रहे, और नहीं तो इतना नहीं जानोगे कि कब हमारा पाषाण काल है, कब कहां क्या है, तो उसके आगे का तुम्हारा पेज दिया है, उसमें कुछ नहीं समझता। अब यहां से इन सभी सिस्टमों को हम लोग को बढ़ना है। सबसे पहले आग के प्रयोग कहां साक्ष्य मिले, हम तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्रीम एक जगह करेंगे, किताब जैसा करोगे तो याद नहीं हो। सबसे पहले आग के प्रयोग का साक्ष्य, ये नहीं कहना कि सर कैसे जाने कि वहां आग जला था। इसीलिए तुमको यूरेनियम डेटिंग हम पहले कर दिए थे कि आगे माता नहीं खाएगा।
बात समझो, हम कार्बन 14 यूरेनियम डेटिंग हम जान के पहले किए थे, नहीं तो कोई खड़ा कैसे जाने सर कि आग वहां था, अरे वहां कुछ भी जलेगा, तुमको हम साफ बताए थे कि यूरेनियम डेटिंग से कितना भी पुराना होगा जलेगा, तो हम लोग बताने में सक्षम। और इसीलिए सबसे पहले आग का प्रयोग कहां हुआ? अफ्रीका महादेश। मानव सबसे पहले कहां डेवलप किया? अफ्रीका महादेश। अफ्रीका में 14 लाख वर्ष पूर्व, सोच सकते हो कि बहुत बाद का हम लोग फेज देखे, होमो सेपियंस और आग ये अस्तित्व देखे। इस समय ही अफ्रीका महादेश में आग के प्रयोग का प्रमाण मिला है। एशिया महादेश में बहुत बाद 7 लाख साल पहले, और यूरोप में तो उसके भी बाद 4 लाख साल पहले। यानी हम लोग को ये वाला डेट नहीं याद करना, हम लोग को एक क्रम याद करना है कि जो पूरा पाषाण काल का फेज है वो सबसे पहले किस महादेश में था? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद एशिया और तब यूरोप है। इस सीक्वेंस ध्यान रखना, ये नहीं कि लॉटरी मारने में कई लड़का अफ्रीका और यूरोप से एशिया आता है। यहाँ सिस्टम तुम्हारा उल्टा है, अफ्रीका के बाद एशिया से यूरोप। बाकी अब सबसे इंपॉर्टेंट एक एक तथ्य आपको चुनना है, गुफा चित्रकारी सबसे पहले कहां हुआ। फिर धीरे धीरे इसी फेज में हम लोग चले गए पशुपालन कृषि। अब यही तुमको समझाया था कि सबसे पहले अफ्रीका में भी कौन पशु है? कुत्ता। लेकिन धीरे धीरे गधा पालतू भी बना है अफ्रीका में। कब बना है फिर उसको देखेंगे, यहाँ से खेती शुरू होगा। क्रिट की सभ्यता के लोग, अब जैसे क्रिट बोले तब तुमको समझना होगा कि कौन सभ्यता है। तो इसको थोड़ा सा बेसिक के बाद अब समझने लायक अगले दिन बनाएंगे, और अगले दिन आपका पहला लेसन शुरू हो जाएगा। थोड़ा टफ है लेकिन घबराना नहीं है, हम लोग जीरो से चलेंगे, समझ में आएगा। आज का क्लास समझ में आ गया सबको ना? बस कल से